नमस्कार। खबर भारत के खास कार्यक्रम रिपोर्टर लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम हर रोज आपको अलग अलग गतिविधियां दिखाते हैं। अलग अलग क्षेत्रों में किस तरह की गतिविधियां हैं, तमाम जानकारी आप तक पहुंचाते हैं, जहां से हमारे संवाददाता सीधे हमारे साथ जुड़ते हैं लाइव और सीधी तस्वीरें उस क्षेत्र से दिखाते हैं जहां से वो जुड़े होते हैं और सीधी तस्वीरें आप इस पर देख पाते हैं कि किस तरह की समस्याएं लोगों को हैं, किस तरह से लोग वहां पर जूझ रहे हैं, क्या कुछ समस्याएं उन्हें हैं। अगर राजनीति की बात करें तो किस तरह की हलचल वहां पर देखने को मिल रही है, राजनीति के क्षेत्र में बारिश कैसा है, मौसम कैसा बना हुआ है। अगर हम बात करें स्वास्थ्य विभाग की तो वहां पर किस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है, शिक्षा की बात करें किस तरह की शिक्षा मिल रही है, ये तमाम तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से और दिन भर की कौन कौन सी गतिविधियां, तमाम जानकारी देते हैं। और इसी क्रम में आज हम सबसे पहले बात करेंगे राजधानी भोपाल की, जहां से प्रदीप तलरेजा हमारे साथ सीनियर रिपोर्टर जुड़े हुए हैं। तो प्रदीप से हम जानेंगे कि आज दिन भर की कौन कौन सी गतिविधियां होंगी। प्रदीप। जी प्रियंका, बिल्कुल आज राजधानी भोपाल काफी गर्मा गर्मी जरूर रहेगी राजनीति के क्षेत्र में। 17 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म दिवस है, उसको लेकर के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सीएम हाउस में बड़ी बैठक कर रहे हैं। वहां पर जो सीटें जो अफ्रीका से लाए जाएंगे तो उनको लेकर भी वहां पर चर्चा होगी। जो एक क्षेत्र है जहां पर महिला स्व सहायता समूहों की जो बैठक होगी, उससे भी प्रधानमंत्री के साथ जो उनकी बातचीत होगी उसकी भी तमाम तैयारियों की जो बात है वो जरूर देखी जाएगी। इसके बाद सीएम शिवराज जो है आज विदिशा दौरे पर रहेंगे, जो कि बाढ़ वाले जो गणेश जी हैं उनके दर्शन करने के लिए वो विदिशा में रहेंगे। हालांकि राजनीतिक उठापटक की अगर हम बात करें तो कई तमाम चीजें जो है वो राजधानी में देखी जा रही हैं। एक और जहां राहुल गांधी जो कि कांग्रेस के महासचिव हैं, वरिष्ठ महासचिव है और पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं, और वो भारत जोड़ो यात्रा जिस प्रकार से उन्होंने चालू की है उसी के तर्ज पर आज राजधानी भोपाल में जो कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं वो पैदल मार्च यहाँ पर करने वाले हैं। अब से कुछ देर बाद ये मार्च जो है लगभग बोर्ड ऑफिस चौराहे में इसकी समाप्ति होगी। न्यू मार्केट से ये निकला हुआ पूरा मार्च है जो निकला था। आज भारत जोड़ो का जो अभियान है, नफरत छोड़ो और भारत जोड़ो की जो एक बड़े अभियान के अंतर्गत लेकर इसको लेकर निकल रहे हैं। सीधे तौर पर ये जरूर कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश के अंदर जहां पर जो राहुल गांधी की पदयात्रा है जो नहीं पहुंच पा रही है, वहां पर जो भी ब्लॉक कांग्रेस के जो सदस्य हैं, अब कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, वो अपने अपने क्षेत्रों पर इस प्रकार की रैली का आयोजन करेंगे, जिसके दिशा निर्देश जो है वो पीसीसी दफ्तर ने दिए हैं। ये सबसे बड़ी चीज रहेगी। लेकिन आज जिस प्रकार से हमने देखा कि मध्य प्रदेश में 2023 में विधानसभा के चुनाव होने हैं, उसको लेकर के दोनों ही राजनीतिक दलों में जो सियासत जो है वो काफी तेज हो गई है। अब कांग्रेस जो है वो 70 से ज्यादा सीटों पर, जो लगातार कांग्रेस 70 सीटें हारती आई है, वहां पर महिला कांग्रेस की नियुक्ति जो है वो की जा रही है। जल्द जो इसको प्रभार दिया जाएगा, कौन कौन इस क्षेत्र के प्रभारी रहेंगे उनको लेकर भी तमाम जो चीजें हैं वो भी साफ तौर पर देखी जाएंगी। सबसे बड़ी अगर हम बात करें तो जो बारिश जो कहीं ना कहीं आफत का सितम बन के आई थी, अब उससे हालांकि थोड़ी सी कहीं ना कहीं ब्रेक लगती हुई जरूर देखी जाएगी प्रदेश के अंदर में। हालांकि कुछ हिस्से जरूर रहेंगे, चाहे वो रीवा संभाग की बात करें, चंबल ग्वालियर चंबल अंचल संभाग की बात करें, वहाँ के कुछ जो क्षेत्र हैं वहाँ पर अभी भी जो संभावना है ये जरूर बताई जाने वाले दिनों में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। लेकिन अगर दूसरे अगर जिलों की हम बात करें तो लगभग 40 के आसपास ऐसे जिले हैं जहाँ पर अब बारिश से कहीं ना कहीं ब्रेक लगा दी है। अब किसानों को राहत जरूर मिलती हुई नजर आएगी। बिल्कुल प्रदीप, आपने जिस तरीके से बताया कि राजनीतिक गलियारों में किस तरह की तस्वीरें आज देखने को मिल सकती हैं, और अगर मौसम की बात करें तो मौसम भी अभी हालांकि रुका हुआ है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में जिस तरीके से आपने बताया कि गरज चमक के साथ वहां पर बारिश हो सकती है। प्रदीप, अगर इसी के साथ हम शिक्षा की बात करें, आपने देखा होगा कि लगातार शिक्षा का मुद्दा उठता है और खबर भारत भी लगातार दिखाता है। कहीं ना कहीं इसके चलते एक अच्छी पहल भी देखने को मिली है बालाघाट में। अगर हम शिक्षा की बात करें तो राजधानी की किस तरह की स्थितियां हैं? देखिए, निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश के अंदर शिक्षा के स्तर को किस प्रकार से सुधारा जाए और कैसे शिक्षा के स्तर को हर आदमी तक पहुंचाया जाए,
ये बड़ी कोशिश जो है वो मध्य प्रदेश सरकार की जरूर देखने में आई है। देखिए कुछ दिन पूर्व ही आदेश जारी हुए थे कि जो भारी बसों का बोझ था उसे कम कर दिया जाए। ये आदेश हालांकि जरूर निकाला गया है, लेकिन इसकी जमीनी हकीकत जो है अभी तक देखने में नहीं आ रही है। अभी भी स्कूल के बच्चे उन्हीं भारी बसों के सहारे स्कूल जाते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए प्रणालियों में परिवर्तन जरूर किया जाता है, लेकिन उसको जमीनी स्तर तक लाना ये सरकार की बड़ी कोशिश होनी चाहिए। देखिए शिक्षा से जुड़ा मामला हो या अन्य जो जुड़े मामले हों, उसको लेकर अगर कोई दिशा निर्देश दिए जाते हैं तो दिशा निर्देश देने के बाद उसका पालन करवाना भी उतना उचित है। हालांकि खबर भारत ने बच्चों को लेकर के लगातार कई बार इस चीज को दिखाया है कि बच्चे कैसे इस बच्चों के बोझ को लेकर चल रहे हैं। हालांकि आदेश जारी कर दिए गए, लेकिन इस पर अभी किसी प्रकार की जो जमीनी हकीकत है वो देखने में नहीं आ रही। अभी भी बच्चे भारी भरकम बच्चों के साथ अपने अपने स्कूलों पे जा रहे हैं। देखिए कई जगहों पर इसका असर जरूर देखा गया है, लेकिन अभी राजधानी में किसी प्रकार का ऐसा कोई जो आदेश का जो पालन होता हुआ नहीं देखा जा रहा है। सबसे ज्यादा ये सीबीएसई के स्कूल के वो स्कूल हैं जो मिशनरी स्कूलों में आते हैं, वहाँ कहीं ना कहीं इस प्रकार की चीजें जो है तो वो सबसे ज्यादा देखने में आती हैं। हालांकि अगर एनसीईआरटी के किताबों की अगर बात करें या जो सीबीएसई के पैटर्न की अगर हम बात करें तो दोनों की कई जो पाठ्यक्रम है वो कहीं ना कहीं अलग जरूर है। उन जो पाठ्यक्रमों के अलग चलते वहां पर जो किताबों का जो बोझ है वो अभी भी बच्चे जो है अपने बैग में लेकर स्कूल जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल प्रदीप, जिस तरीके से आपने एक और चीज़ देखी होगी, अगर हम शिक्षा की बात करें तो दूर स्कूल होने के कारण जो बच्चे हैं कहीं ना कहीं बसों में जाते हैं, जो स्कूल बस हैं वो चलती हैं और उनका मेंटेनेंस जिस तरीके से होना चाहिए और सरकार जिस तरीके से लगातार कहती रहती है कि बसों का मेंटेनेंस किया जाए, मगर अगर हम देखें तो कई जगह आज भी बसों का मेंटेनेंस नहीं हो रहा है और खराब बसें ऐसा देखा जाए तो सड़कों पर दौड़ रही हैं, उन बच्चों को लेकर जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चों की जान पर भी खतरा बना हुआ है। तौर पर मध्य प्रदेश में जो परिवहन विभाग है वो कहीं ना कहीं उदासीन जरूर है इस मामले को लेकर। देखिए बच्चों से जुड़ा मामला है और बच्चों की हिफाजत कहीं ना कहीं उन सभी लोगों की जवाबदारी है, चाहे वो स्कूल प्रशासन की हो चाहे परिवहन विभाग की हो। मध्य प्रदेश में कई ऐसे हादसे देखने में आए। इंदौर में एक बड़ा हादसा देखने में आया था। इसके बाद कुछ और जगहों पर भी ऐसे हादसे देखने में आए थे कि अनियंत्रित होकर स्कूल के जो वाहन हैं वो पलट जाते हैं। इसके बाद आनन फानन में कार्रवाइयां होती, आदेश जारी होते हैं, लेकिन आदेश जारी होने के बावजूद इसके बाद कुछ समय तक ये आदेश जो रहते हैं वो रहते हैं। इसके बाद उस आदेश में कहीं ना कहीं शिथिलता आ जाती है। इसके बाद कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि इस मामले को वही ठंडा कर दिया जाता है। देखिए परिवहन विभाग एक ऐसा विभाग है जिसको जो जनता के हितों के लिए काम करना चाहिए, जिसे वो कहीं ना कहीं हितों में काम करता हुआ नहीं देखा जाता। हालांकि अगर बात करें तो जो पूरे आदेश जारी किए जाते हैं, चाहे वो परिवहन विभाग से कोई भी आदेश हो, उसमें इस बात को हमेशा ही कहा जाता है कि हर साल चाहे वो फिटनेस हो, चाहे उनके इंश्योरेंस को लेकर के बात हो, वाहनों की स्थिति को लेकर के बात हो या उनके रखरखाव को लेकर के तमाम जो चीजें हैं वो पूरी कर दी जाए। लेकिन कहीं ना कहीं जिस प्रकार से ये देखा जाता है कि जो परिवहन विभाग है वो कहीं ना कहीं उदासीन हो जाता है। जब कोई घटना या बड़ी कोई दुर्घटना घटती है इसके बाद ही कहीं ना कहीं परिवहन विभाग की तो नींद भी खुलती है। कुछ दिन पहले जो अगर हम बात करें तो राजधानी भोपाल के 11 नंबर स्टॉप पे एक स्कूल की बस जो है वो दुकानों में घुस जाती है। हालांकि गनीमत ये रही कि उस समय जो बस में छात्र जो थे वो वहां पर उपलब्ध नहीं थे, ड्राइवर भी नशे में की हालत में बताया जा रहा था। तो ये तमाम जो चीजें हैं उसके बावजूद भी नगर जो परिवहन विभाग है उसकी नींद नहीं खुलती है। सिर्फ कुछ दिनों तक ये खाना पूर्ति जरूर की जाती है, लेकिन खाना पूर्ति होने के बाद जो पूरा माहौल है उसे कहीं ना कहीं ठंडा जरूर कर दिया जाता है। तो देखने वाली बात ये है कि जो परिवहन विभाग है लगातार इस बात को कहता आया है कि जो तमाम जो चीजें हैं कि परिवहन विभाग सतर्क है और इन प्रकार के जो काम है उसको लेकर के कहीं ना कहीं तैयारियां पूरी करके बैठा है। लेकिन उसके बावजूद भी जिस प्रकार के आज भी माहौल देखने में आ रहे, कन्नम वाहन आज भी सड़कों पर देखे जाए तो कहीं ना कहीं वो नौनिहाल या वो बच्चे जो स्कूलों तक अपने साधन से न जाकर स्कूलों के जो स्कूल के द्वारा जो साधन प्रोवाइड किए जाते हैं उससे जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं खतरा आज भी उन बालकों के ऊपर जरूर है। हालांकि सरकार को इसको ध्यान देने की बड़ी आवश्यकता है।
परिवहन विभाग लगातार जिस प्रकार से उदासीन बना हुआ है, वो आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं बड़े खतरे को अंजाम देगा, ऐसा जरूर कहा जा सकता है। ठीक प्रदीप, आप हमारे साथ बने रहिए। देपालपुर से भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे संवाददाता रंजीत मंडलोई जुड़े हुए हैं, तो उनसे भी हम जानेंगे कि वहां पर किस तरह की तस्वीरें हैं। तो रंजीत से जान लेते हैं। रंजीत, अगर हम बात करें देपालपुर की, आपने अभी देखा कि किस तरह के हालात हैं शिक्षा को लेकर और उन स्कूली बस को लेकर जिनमें वो बच्चे बैठकर जाते हैं, जिनकी जान कहीं ना कहीं जोखिम में है, और जिस तरीके से ये जो गाड़ियां हैं तेज रफ्तार दौड़ती जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं जो परिवहन विभाग है लगातार कोशिश तो करता है, लेकिन इसका परिणाम कहीं नजर नहीं आता। अगर देपालपुर की बात करें तो वहां पर किस तरह की स्थिति? जी, देपालपुर में भी सेम स्थिति है जी। यहाँ पर भी परिवहन विभाग कोई ध्यान नहीं दे रहा है, और जो भी स्कूल हैं सारे प्राइवेट स्कूलों में खटारा बसें चलती है, और उनके रजिस्ट्रेशन नंबर अगर चेक किए जाएं तो कई गाड़ियाँ मतलब जिनकी एज ड्यू हो चुकी है या ओवरेज गाड़ियाँ हो चुकी है, जिसको डिस्पोज करना चाहिए, वो गाड़ियाँ भी अभी तक बेधड़क दौड़ रही है। पुरानी गाड़ियों के ऊपर रंग रोगन कर दिया जाता है और नया पासिंग करवा दिया जाता है और उन खटारे गाड़ियों को दौड़ाया जाता है, जिसके कारण आए दिन घटना दुर्घटना होती रहती है। कभी गाड़ियां पंचर हो जाती है, कई गाड़ियां कीचड़ में फंस जाती है, तो कई बार उनको ट्रैक्टर से खींचा जाता है। और कई स्कूलों में बसें नहीं होने के कारण बच्चे छोटी गाड़ियों से जाते हैं, मैजिक से जाते हैं या टेम्पो टेरेक्स से जाते हैं, जिसके कारण अभी बीच में भी उज्जैन रोड पर एक बड़ी दुर्घटना हो गई थी। उस टाइप से छोटी गाड़ियों में ज्यादा बच्चे ओवरलोड होकर के चलने के कारण घटनाओं का अंदेशा बना रहता है। अच्छा, दूसरी तरफ रोडों की हालत खस्ता खराब होने के कारण गाड़ियां तेज गति से चलती है। स्कूलों का टाइम होने के चलते बच्चे अगर घर से थोड़ा लेट निकलते हैं तो सारे बच्चों को इकट्ठे करने में टाइम लग जाता है। तो इसके बाद में ड्राइवर लापरवाही पूर्वक गाड़ी को तेज गति से चलाते हैं, जिसके कारण भी दुर्घटनाएं होती रहती है। बेटमा में वैसे अभी तक कोई बड़ी दुर्घटना नहीं हुई है, देपालपुर में बड़ी दुर्घटना नहीं हुई है, लेकिन एक दो बार बारिश के चलते गाड़ियां फिसल करके खेतों में या गड्ढों में चली गई है, जिसके कारण बच्चों को हल्की चोटें आई है। बिल्कुल। और अगर हम बिल्कुल ठीक, अगर हम बात करें स्कूल भवनों की, उन शालाओं की जहां पर बच्चे बैठकर पढ़ते हैं, अगर उनकी स्थिति हम जानने की कोशिश करें, उनकी स्थिति हम दर्शकों को बताने की कोशिश करें, तो किस तरह की स्थिति है वहां के स्कूलों की, वहां के विद्यालय की, जहां पर बैठकर बच्चे पढ़ाई करते हैं? बेटमा में एकमात्र शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल है जो पूरी तरह जर्जर हो चुका है। इसकी खबर हम पिछली बार भी खबर भारत पर दिखा चुके हैं। चादर का सेट बना हुआ है, वो भी पूरी तरह टूट रहा है। स्कूल का ग्राउंड पूरी तरह खत्म हो चुका है, बरसात में पानी टपकता है। इस वक्त मैं अभी स्कूल में मौजूद नहीं हूँ, मतलब थोड़ी दूरी पर हूँ जी। अगर मुझे पहले से मालूम होता तो मैं स्कूल की पूरी तस्वीर आपको दिखा देता। स्कूल की हालत बहुत ही खराब है। वहाँ का गार्डन पूरी तरह खत्म हो चुका है, खेल का ग्राउंड भी नहीं है, और बेटमा के आसपास के करीब 60 गांव के हजारों बच्चे यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं। बैठने की पूरी तरह व्यवस्था नहीं है। रंजीत, शिक्षक ठीक है जी। जिस तरीके से हम स्कूलों की बात कर रहे हैं, आपने बताया कि वहां पर पानी टपकता रहता है और जो वहां के विद्यालय है उनकी हालत जर्जर बनी हुई है। क्या इसकी शिकायत की गई अधिकारियों को, और अगर शिकायत की गई है तो उसके बाद क्या एक्शन लिया गया उन अधिकारियों के द्वारा जिनकी जिम्मेदारी बनती है कि स्कूल भवनों को अच्छे से रखा जाए, उनकी जो व्यवस्थाएं हैं सुचारू रूप से चलें, वहां का जो खाद्यान्न है वो सही तरीके से चले, और बच्चों की जो शिक्षा है उन्हें सही तरीके से सही माहौल में मिल सके? किस तरह की स्थिति वहां पर? जी, यहाँ का जो बालक विद्यालय के प्रिंसिपल है मिस्टर शर्मा जी से हमने शिकायत की कि सर इसको दिखवाई है, तो उन्होंने कहा कि हम लोगों ने सीएमओ साहब को शिकायत की है, यहाँ पर पानी जो निकलता है उसके लिए, विधायक महोदय को शिकायत की है, सांसद को शिकायत की है। लेकिन बेटमा का दुर्भाग्य है कि शासकीय स्कूलों के लिए ना तो विधायक निधि से कोई फंड मिला है और ना ही सांसद निधि से कोई फंड मिला है। मतलब ये कह सकते हैं कि सभी लोगों के संज्ञान में है ये मामला, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं लापरवाही बरती जा रही है उन बच्चों के साथ, उनके स्वास्थ्य के साथ, उनकी शिक्षा के साथ, उनके भविष्य के साथ। जी रंजीत, प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। एसडीएम को शिकायत की है, तहसीलदार को शिकायत की है स्कूल के बारे में। वहाँ पर काफी अनियमितताएं हैं, गाजर घास, बड़ी बड़ी घासें उग रही है। स्कूल में जाने के रास्ते पर पानी भरा हुआ रहता है और बैठने के लिए पूरी तरह व्यवस्था नहीं है। पर सबसे बड़ी बात तो यह है कि खेल का ग्राउंड तक नहीं है।
अगर खेल का ग्राउंड होता है तो बच्चे जो प्राइवेट स्कूलों में जाते हैं, प्राइवेट स्कूलों के बजाय सरकारी स्कूल में जाना चाहिए। लोगों का मोह सरकारी स्कूलों से भंग होता जा रहा है और प्राइवेट स्कूल में जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर उनको फिटनेस के लिए पूरी सुविधा मिलती है, ग्राउंड मिलता है, अच्छा एजुकेशन मिलता है। और एक तरफ सरकार बोलती है कि हम प्राइवेट स्कूलों से अच्छा शासकीय स्कूलों का रखेंगे। हाँ रंजीत, मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगी। हमारे साथ मनावर से भी जुड़े हुए हैं वाहिद मंसूरी, उनसे भी जान लेते हैं वहां पर किस तरह की स्थितियां। वाहिद हमारे साथ जुड़ेंगे, बता दें आपको मनावर से, जहां से हम तस्वीरें देखेंगे। ये तस्वीर आपको दिखा रहे थे देपालपुर की, जहां पर स्कूलों की हालत जर्जर बनी हुई है। वहां के जो भवन है वहां से पानी टपकता रहता है, लेकिन इसी टपकते पानी में बैठकर वहां के छात्र शिक्षा ग्रहण करने के लिए मजबूर हैं। ऐसे जर्जर भवन में उन्हें शिक्षा ग्रहण करनी पड़ रही है, शिक्षा लेनी पड़ रही है। और हमारे साथ वाहिद भी जुड़ चुके हैं मनावर से, तो वाहिद से जान लेते हैं। वाहिद, अगर हम बात करें, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि आप कहां पर खड़े हुए हैं? जी मैं बताना चाहूंगा कि ये मनावर का मानसा गणेश मंदिर है, जो बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है और यह शहर के एक विशेष जगह पर बसा हुआ है। मानसा गणेश मंदिर, यहाँ पर हमेशा आने जाने का। वाहिद, आपकी आवाज है ना दर्शकों तक नहीं पहुंच पा रही। हेलो जी, आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है वाहिद, तो थोड़ी तेज बोलिए जिससे कि आपकी जो आवाज है वो दर्शकों तक पहुंच पाए। जी मैं मनावर शहर के मानसा गणेश मंदिर पर खड़ा हूँ। जी हेलो जी, बोले वाहिद। जी मैं मनावर के मानसा गणेश मंदिर के पास खड़ा हूँ। इस मंदिर की और इस चमत्कारिक जो प्रतिमा है, इसकी एक लंबी कहानी है। ये प्रतिमा कम से कम 250 वर्ष पुरानी है और यहाँ पर मानसा गणेश मंदिर जो नाम पड़ा, यहाँ पर श्रद्धालु हमेशा तांता लगा रहता है। यहाँ पर श्रद्धालुओं की ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर उनकी जो मन्नत मांगते हैं वो पूरी होती है। वाहिद, चूंकि अभी गणेश जी जो मंदिर है ये मनावर शहर से दूरी तो होने के बाद कम से कम 150 फीट की ऊंचाई पर ग्राम काली किराए में स्थित है। यहाँ पर मंदिर के अंदर जो है श्रद्धालुओं के लिए विशेष सुविधाएं लगाई गई, जैसे बच्चों के खेलने के लिए झूले लगाए गए, श्रद्धालुओं के पीने के लिए ठंडे पानी की व्यवस्था की गई। इस मंदिर की ये विशेषता है कि यहाँ पर मानसा गणेश मंदिर प्रतिमा के अलावा शिव पार्वती की प्रतिमा है, हनुमान जी की प्रतिमा है। और सबसे बड़ी बात, एक बात मैं बताना चाहूंगा कि इस पहाड़ी से लगभग 87 पीढ़ी नीचे एक शिवलिंग है, जहाँ पर पहाड़ी से पानी शिवलिंग पर टपकता और अभिषेक होता रहता है। इस शिवलिंग के लिए यहाँ पर 12 महीने श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। यहाँ पर शहर वासियों के आसपास इलाके के जितने भी श्रद्धालु है, अगर कोई भी नवीन या नया काम करते हैं तो वो सबसे पहले यहाँ मानसा गणेश मंदिर पर आते हैं और भगवान के चरणों में पूजा अर्चना करते हैं। यहाँ तक कि लोग जो नए वाहन वगैरह भी खरीदते हैं तो भी वो यहाँ आकर पूजा अर्चना करते हैं। जी मैम। बिल्कुल वाहिद, जिस तरीके से आपने बताया कि चमत्कारी मंदिर है और चूंकि अभी गणेश जी विराजमान है, कल देखा जाए तो उनका विसर्जन किया जाएगा और लगातार भक्तों का यहाँ तांता लगा रहता है। हमारे भक्त भी नजर आ रहे हैं आपके पीछे, उनसे जानने की कोशिश कीजिए कितनी श्रद्धा है, कब से आ रहे हैं और क्या इसकी विशेषता इस मंदिर की। जी मैं एक श्रद्धालु है, मैं इनसे पूछना चाहूँगा आप कब से आ रहे हैं? वो आज से करीब 15-20 साल से। तो क्या आपकी कोई मनोकामना जो भी लेते हैं पूर्ण होती है। अभी भी बच्चे की मनोकामना थी, पूरी हो गई है कि हम फल फ्रूट चढ़ाने आए। मैडम यहाँ हमारे पास कुछ महिला श्रद्धालु भी है, बताएंगे बताएं आप किस हिसाब से और कब से आ रहे हैं इस मंदिर में? क्या मन्नत थी आपकी? जो मान्य मन्नत है, कोई मन्नत ये हमारे साथ तो कुछ श्रद्धालु थे जो बता रहे थे कि हमारी जो मनोकामना है यहाँ पर पूरी होती है और इसके कारण वो आते हैं। यहाँ पर मन्नतों के कारण बच्चों को तोला भी जाता है प्रतिमा के सामने। अब यहाँ पर यहाँ के जो पुजारी है उनसे कुछ बात करेंगे तो इस मंदिर के जो चमत्कारिक प्रतिमा है इसके बारे में
तो कुछ बताएंगे। क्या नाम है आपका? जी वाहिद, वाहिद, किसी तकनीकी कारण के चलते आपकी आवाज़ पहुंच नहीं पा रही है, तो मैं यही बीच में आपको रोकना चाहूँगी। हाँ, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे मनावर से, जहां पर एक चमत्कारी गणेश मंदिर है, जहां पर रोज वहां पर भक्तों का तांता लगा रहता है। अपनी मनोकामनाओं को लेकर वहां पर भक्त पहुंचते हैं और जो श्री गणेश हैं वो उन भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। कहा जाता है इस मंदिर के बारे में कि जो भी भक्त यहां पर अपनी मनोकामना लेकर आता है वो कभी खाली हाथ नहीं जाता। तस्वीर हमने आपको सीधी दिखाई है मनावर से। इसके अलावा आपने देपालपुर की भी तस्वीरें देखी, वहां से भी स्कूलों की अगर हम बात करें तो वहां पर हालत स्कूलों की जर्जर बनी हुई है और जर्जर स्कूल में भी जो बच्चे हैं, जो छात्र हैं, वहां पर विद्या ग्रहण करने के लिए मजबूर हैं। और इसी के साथ अगर हम राजधानी भोपाल की बात करें तो राजधानी भोपाल से भी कई तस्वीरें देखने को मिली, जहां पर अगर हम बात करें कांग्रेस कार्यकर्ता आज पैदल मार्च निकालने वाले हैं और जो राहुल हैं, आपको बता दें कि राहुल गांधी हैं, उनकी जो भारत जोड़ो यात्रा है उस यात्रा को लेकर अब पैदल मार्च आज निकाला जाएगा। इसके साथ ही स्कूलों की हालत, और अगर हम गाड़ियों की बात करें, परिवहन विभाग की बात करें, तो उनकी लगातार कोशिशों के बाद भी अगर उन बसों की बात करें, स्कूल बसों की, तो कहीं ना कहीं आज भी कुछ कमी ऐसी रह जा रही है जो पूरी नहीं हो पा रही है, जिसके चलते आज भी बच्चे इस तरह की बसों में जाने के लिए मजबूर हैं। ये तमाम तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं राजधानी भोपाल से, देपालपुर से और इसके साथ ही मनावर से। शिक्षा को लेकर किस तरह की स्थिति है ये भी आपने जाना। हालांकि लगातार जो जनहित के मुद्दे हैं खबर भारत उन्हें उठाता रहता है और लगातार प्रशासन के द्वारा उन्हें प्रशासन तक पहुंचाने की कोशिश करता है ताकि उन समस्याओं का निपटारा हो सके और जिन लोगों को समस्याएं आ रही हैं उन लोगों को इससे निजात मिल सके। चलिए इसी के साथ हम चलते हैं आष्टा और संजीव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजीव से जान लेते हैं वहां की तस्वीरें। संजीव, अगर हम आष्टा की बात करें और राजनीतिक गलियारों की बात करें तो किस तरह की स्थिति देख पा रहे हैं आप? यहाँ पर राजनीतिक स्तर पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर क्योंकि स्थिति ये भारतीय जनता पार्टी की नगर में सरकार है, वहीं क्षेत्रीय विधायक उनके हैं और अगर हम देखेंगे तो जनपद भी उनकी है और सब उसके बावजूद भी अधिकारी और मध्य प्रदेश में सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की। लेकिन अगर हम देखें कहीं ना कहीं अपनी मनमानी कर रहा है पूरी तरह से। चाहे नगर पालिका हो चाहे जनपद भ्रष्टाचार बना हुआ है। तहसील की अगर हम बात करें, अभी हम जहाँ खड़े हैं वहाँ पर एक ऐसा मामला आपका था, इतना गंभीर मामला है कि तुम अगर उसको देखें कि जनता से जुड़ा हुआ मामला शायद तो देखेंगे कि आज बोर्ड को उसमें पूर्ण रूप से कब्जा कर रखा है लोगों ने, अवैध रूप से इसका कब्जा करके इसकी शिकायत की गई है इन लोगों के द्वारा, जमीन वालों से शिकायत की गई है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। बिल्कुल संजीव, आपके लोगों को पीछे भी कुछ लोग खड़े हैं, उनसे भी जानने की कोशिश कीजिए कि अगर हम शिक्षा की बात करें तो क्या शिक्षा को लेकर वो बेहतर स्थिति देख पा रहे हैं, स्कूलों की स्थिति बेहतर देख पा रहे हैं, और स्वास्थ्य विभाग की अगर हम बात करें तो क्या अस्पतालों की स्थिति सही तरीके से चल रही है? की स्थिति अगर हम देखते हैं तो ग्रामीण क्षेत्रों में हम देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में कहीं पर भी टीचर नहीं मिल पा रहे हैं, बच्चे परेशान हो रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी ड्यूटी टीचरों की लगा चुके हैं वो सरकार द्वारा। और प्राइवेट जो स्कूल है उनके यहाँ पर अगर देखें तो चांदी है, क्योंकि सरकारी स्कूल में कहीं पे भी व्यवस्था ठीक से नहीं है। और इसको लेकर हम खबर भारत से पहले भी खबर चलाई है कि आस्था के प्रशासन पूर्ण रूप से जो है रवैया उनका है नकारात्मक है और काम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि क्षेत्रीय विधायक रघुनाथ सिंह मालवी जो है वो पकड़ नहीं कर पा रहा है किसी भी अधिकारी पर, ना ही कोई सा काम कर पा रहा है, इसलिए यहाँ पर भ्रष्टाचार भी बना पड़ा है। वहीं अस्पताल जो है उसमें गतिविधि है वो निश्चित ही देखेगा। कल भी रात को एक भयंकर एक्सीडेंट हुआ, लेकिन यहाँ पर कोई सुविधा नहीं है। एक्सरे की मशीन है तो वो मशीन पूर्ण रूप से बंद है। अगर हम दूसरी मशीनों की बात करेंगे तो वो भी यहाँ पर बंद है। मतलब अस्पताल की भी हालत बेकार है और इसके लिए जनप्रतिनिधि ही जिम्मेदार मानता हूं मैं।
यहाँ पर। ठीक है उसके अलावा संजीव, जिस तरीके से मैंने बात की स्वास्थ्य विभाग की, और लगातार जिस तरीके से आपने देखा होगा कि जो बीमारियों का संक्रमण है लगातार बढ़ता जा रहा है कई जगहों पर, कई क्षेत्रों पर, और अगर हम देखें तो उल्टी दस्त के भी मरीज ज़्यादा मात्रा में मिल रहे हैं क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है, करवट ले रहा है, जिसके चलते कहीं ना कहीं जो मौसमी बीमारियां हैं इनकी दस्तक भी देखने को मिल रही है। अगर हम बात करें वहाँ की, तो वहाँ पर किस तरह की स्थिति है अस्पतालों की? यहाँ पर भी मौसमी बीमारी के कारण उल्टी दस्त के मरीज है सुबह से लाइन पे लगे रहते हैं। और डॉक्टर की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ 3 डॉक्टर है। आस्था तहसील में 360 गांव जुड़े हुए हैं और हम देखते हैं तो यहाँ पर मात्र 2 डॉक्टर है। और कहीं ना कहीं देखेंगे तो यहाँ पर मरीजों की संख्या बढ़ी हुई है, उल्टी दस्त से लगे हुए हैं। और अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा कमी है तो डॉक्टरों की कमी है, उनका इलाज समय पे नहीं हो पा रहा, इसलिए उन्हें सीहोर जिला रेफर किया जाता है। छोटी छोटी बीमारियों के लिए सीहोर रेफर किया जाता है। बिल्कुल संजीव, अगर हम बात करें किसानों की, जिस तरीके से किसानों को कई समस्याएं हैं, अगर खाद की बात करें, बिजली विभाग की बात करें कि बिजली सही नहीं मिल पा रही है, पानी नहीं मिल पा रहा है, और अगर देखें तो अभी तेज बारिश, जिस तरीके से बारिश ने कहर बरसाई है, कहीं ना कहीं उनके की जो फसलें हैं वो भी प्रभावित हुई हैं, उन्हें सही दाम नहीं मिल पा रहे हैं, तो वहाँ पर किस तरह की स्थिति देख पा रहे हैं आप किसानों को लेकर? किसानों के इसमें जो लहसुन की इस बार पैदावार ज़्यादा हुई है और लहसुन के भाव ना होने से किसान ने यहाँ पर आंदोलन भी किए हैं। एसडीएम और कलेक्टर के नाम पर यहाँ पर ज्ञापन सौंपे हैं। इसके अलावा लहसुन को हमने देखा कि पार्वती नदी में बहाते हुए दिखे हैं किसान। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे बारिश के कारण आस्था क्षेत्र में 25% जो है फसल को नुकसान हुआ है। खाद की अभी कोई समस्या नहीं, खाद रूप से मिल रही है, लेकिन अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर जनप्रतिनिधि और प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही कहीं ना कहीं उजागर होती है। और ये जो मैं आपको बताना चाह रहा था संजीव, मैं आप सभी को यहीं पर धन्यवाद देना चाहूंगी तमाम जानकारी के लिए, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे अलग अलग क्षेत्रों से, खबर भारत का ये खास कार्यक्रम है रिपोर्टर लाइव, जिसके माध्यम से दिन भर की कौन कौन सी गतिविधियां, ये तमाम जानकारी हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको देते हैं, जहां पर सीधे जो हमारे रिपोर्टर हैं, हमारे संवाददाता हैं, इसमें सीधे जुड़ते हैं लाइव और सीधी तस्वीर वहां से आपको दिखाती हैं। ये तस्वीर हमने आपको दिखाई राजधानी भोपाल की, जहां पर कई, अगर राजनीतिक हलचलों की बात करें तो कई तरह की तस्वीरें वहां देखने को मिलेंगी। और आपको बता दें कि 17 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिवस है, जिसके उपलक्ष्य में भी कई यहां पर आने वाले हों, उसको लेकर भी तैयारियां की जा रही हैं। और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा है, उसको लेकर भी आज कांग्रेस कार्यकर्ता पैदल मार्च करने वाले हैं। और इसके साथ ही अगर हम बात करें देपालपुर की, तो वहां से भी कुछ अलग ही तस्वीरें नजर आई, जहां पर स्कूलों की हालत जर्जर बनी हुई है। इसके साथ ही हमने मनावर की बात करी, जहां पर एक गणेश मंदिर है, जहां पर जाने से भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं और जो भी भक्त वहां जाता है कभी खाली हाथ वहां से लौटकर वापस नहीं आता है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।